नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के संपूर्ण कवियों के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथनों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। यह UGC नेट, GRF, TGT, PGT, DSSB, KBS, NBS और LT ग्रेड के परीक्षाओं में ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं और इस सेशन में इन कथनों को कहाँ से, किस रचना से लिया गया है, उन रचनाओं को भी हम शामिल किए हैं ताकि पता चल सके कि यह कथन किस रचना से लिया गया है। तो रचनाओं से भी पूछ देता है कि यह कथन कहाँ से लिया गया है और उन रचनाओं के लेखकों का नाम भी याद हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला कथन है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कविता के बारे में यह कथन किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन उनकी किस रचना से लिया गया है? तो रसक के रंजन। रसक के रंजन के लेखक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और यह कथन रसक के रंजन से लिया गया है। रसक के रंजन का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके लेखक हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले रीतिकाल में राजाओं की चापलूसी पर कविता होती थी और नायक नायिका के सौंदर्य पर, लेकिन आधुनिक युग में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता लिखी जा सकती है। यह कथन कहने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। नाट्य के विषय में यह कथन किसका है कि किसी भी अवस्था के अनुकरण को हम क्या कहते हैं? नाट्य कहते हैं। यह कथन श्याम सुंदर दास का है और श्याम सुंदर दास जी का यह कथन उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो रूपक रहस्य। रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। रूपक रहस्य में यह कथन वर्णित है कि किसी भी अवस्था के अनुकरण को क्या कहते हैं? नाट्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा। दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह कथन कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यह कथन रामचंद्र शुक्ल के किस रचना से उद्धृत है? तो चिंतामणि भाग 2 में यह कथन वर्णित है कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देश की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यह कथन रामचंद्र शुक्ल के किस रचना में वर्णित है? तो रसमीमांसा। रसमीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह महत्वपूर्ण कथन रसमीमांसा उनकी रचना में वर्णित है। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था को हम ज्ञान दशा कहते हैं, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही क्या है? काव्य का चरम लक्ष्य है। तो गीता में भूत को क्या गया है? भू सर्वभूत समावित थे। तो भूत को क्या कहा गया है? तो मनुष्य। यहाँ भूत से आशय है मनुष्य का।
तब मनुष्य भूत को क्या कहा गया? मनुष्य कहा गया। गीता में मनुष्यों को इंगित करता है भूत। तो सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का परम लक्ष्य है। यह कथन कहने वाला कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह कथन रामचंद्र शुक्ल के किस काव्य में वर्णित है? तो काव्य में प्राकृतिक दर्शन। उनकी रचना क्या है? काव्य में प्राकृतिक दर्शन नामक रचना के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और काव्य में प्राकृतिक दर्शन में ही यह कथन वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान नहीं थी, विद्यमान थी। देखिए गलत हो गया। यह क्षमता जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति भी जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक का रचना लिखने में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बिहारी दास के बारे में कहने वाले यह कथन। और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस रचना में वर्णित है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में से यह कथन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ए साक्षात रस के रसमूर्ति और ब्रजभाषा के। तो ए किसके लिए यहाँ पे ए नामक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो घनानंद के लिए। तो घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। प्रेम की गुण अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा ही हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। यह कथन किसने कहा है घनानंद के विषय में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस रचना में वर्णित है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से यह कथन लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। और ऐसे भी पूछ सकता है, ये साक्षात रसमूर्ति हैं और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। तो ये शब्द किसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में लिखा है? तो वह हो जाएंगे घनानंद। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है इनका सा यहाँ पे किस के लिए इंगित करता है? तो देव कवि के लिए यह सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है इनका सा। तो देव कवि सा अर्थ सौष्ठव और नवोमेश बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में से बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इनमें संदेह नहीं। यह कथन कहने वाले देव कवि के विषय में यह कथन कहने वाले कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह कथन रामचंद्र शुक्ल के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कामायनी में उन्होंने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रसाद के लिए। तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मक वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। नेक्स्ट है संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। निराला जी के विषय में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और यह कथन किससे लिया गया है? उनकी रचना किस रचना से लिया गया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है।
कविता का संबंध ब्रह्मा की व्यक्त सत्ता से है। कविता का संबंध किससे है? तो कविता का संबंध ब्रह्मा की व्यक्त सत्ता से है। कविता के विषय में यह कथन कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह कहाँ से लिया गया है? तो कविता क्या है? कविता क्या है? इनका एक रचना है। कविता क्या है? इस रचना से लिया गया है। अनूठी से अनूठी युक्ति तभी काव्य हो सकती है। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। अनूठी से अनूठी युक्ति भी तभी काव्य हो सकती है जब उसका संबंध कुछ दूर ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। यह कथन कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। निराला जी के विषय में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है। यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। यथार्थवाद की विशेषता में क्या प्रधान है? तो लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद ने कहा है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है कि लघुता की ओर से साहित्यिक दृष्टिपात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख ही प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। यथार्थवाद में स्वभावतः क्या प्रधान होना चाहिए? कि वेदना की अनुभूति आवश्यक होना चाहिए यथार्थवाद में। यह कथन कहने वाले कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। यह आलोचनात्मक कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है कि यथार्थवाद में स्वभावतः दुख ही प्रधान होता है और वेदना की अनुभूति आवश्यक होती है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। यह कविता के विषय में कथन किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। निराला जी कहते हैं कि कविता की भाषा तो मनोरंजन तो होती है, कविता की भाषा से लोगों का मनोरंजन होता है परंतु वह जीवन संग्राम में काम नहीं आती। जीवन संग्राम में कविता काम नहीं आती, जीवन संग्राम में संघर्ष काम में आता है। सत्य अपनी एक में असीम रहता है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अत्यंत। यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। यह महादेवी वर्मा का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। उनका मूल है आज का यथार्थ, उनके लक्ष्य, उनके अभिप्रेत, उनके संघर्ष। यह कथन किसका है? तो यह कथन मुक्तिबोध का है। गजानन माधव मुक्तिबोध लिखते हैं कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। कि राजनीति और साहित्य से उन्होंने संबंध स्थापित करते हुए यह कथन लिखा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर नामावर सिंह हैं। डॉक्टर नामावर सिंह हैं कि
चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी। मैंने कला पक्ष की अवहेलना नहीं करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी। यह कथन कहने वाले कौन है? तो यह आलोचनात्मक कथन कहने वाले बाबू गुलाब राय हैं। और कहाँ से यह कथन लिया गया है? तो अध्ययन और आस्वाद से। अध्ययन और आस्वाद किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय का है। और यह कथन अध्ययन और आस्वाद नामक रचना से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेयारूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो बाबू गुलाब राय का है। और उनके किस रचना से लिया गया है? तो सिद्धांत और अध्ययन। सिद्धांत और अध्ययन में बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भावना प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेयारूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। रस सिद्धांत और नेक्स्ट कथन है। दमित प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल पशु चेतना से ऊपर उठा और मानव में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना तभी जगी, किसी दूसरे के कारण से नहीं। यह कथन कहने वाले कौन है? तो इलाचंद जोशी हैं। इलाचंद जोशी हैं और इनकी रचना देखा परखा से लिया गया है। यह कथन देखा परखा नामक रचना से लिया गया है। देखा परखा रचना किसकी रचना है? तो इलाचंद जोशी की है। उन्होंने इसमें लिखा है कि दमित प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल पशु चेतना से ऊपर उठा और मानव में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना तभी जगी, किसी दूसरे के कारण से नहीं। यह कथन कहने वाले कौन है? इलाचंद जोशी हैं। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं। छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर हैं। इन गीतों से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगा है। दोनों बासी हो गए हैं। ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही नई कविता है। नई कविता के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने अपने किस रचना में कहा है? तो वृत्ति और विकास। वृत्ति और विकास किसकी रचना है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी की रचना है। शांतिप्रिय द्विवेदी के वृत्ति और विकास नामक रचना से यह कथन लिया गया है कि छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर हैं। सहोदर माने दोनों भाई हैं। इन गीतों से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगा है। ये दोनों बासी हो गए हैं। ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही नई कविता है। यह कथन कहने वाले कौन है? शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं। नेक्स्ट कथन है। साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो सीधे मानव के जीवन से उत्पन्न हुआ है और मानव जीवन को ही प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। यह कथन कहने वाले साहित्य के विषय में कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और उनके किस रचना से यह कथन लिखा गया है? तो साहित्य और सहचर नामक रचना से यह कथन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कविता को जीवन तक पहुंचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। मैं कविता को जीवन तक
पहुंचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं, हृदय की राह है। यह कथन कविता के विषय में किसने कहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। और रामधारी सिंह दिनकर के किस रचना से यह कथन उद्धृत है? तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है? तो अज्ञेय जी का है। और यह कथन किससे लिया गया है? त्रिशंकु के। त्रिशंकु किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। और अज्ञेय जी के त्रिशंकु रचना से यह कथन उद्धृत है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की होती है। कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की होती है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो रामविलास शर्मा है। और रामविलास शर्मा के किस रचना से लिया गया है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की है। और प्रगतिशील साहित्य और समस्याएं से यह कथन लिया गया है। नेक्स्ट कथन है। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है। वीर गाथा काल है। रीतिकाल का प्रथम उत्थान है। पूर्व मध्यकाल है। रीतिवाद का द्वितीय उत्थान है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो रामविलास शर्मा है। और उनकी किस रचना से यह कथन लिया गया है? तो हिंदी जाति की समस्या। हिंदी जाति की समस्या किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होती है। सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होती है। यह कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और अपनी किस रचना में? तो आलोचक की आस्था। आलोचक की आस्था नामक निबंध किसका है? और यह एक निबंध विधा की रचना है। और यह निबंध किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। और इसी निबंध से यह कथन लिया गया है। रस एक व्यापक शब्द है, वह विभावानुभाव व्यभिचारी संयुक्त अस्थायी अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, वरन उनमें काव्यात्मक संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। यह कथन रस के विवेचन में किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। भरत मुनि के रस सिद्धांत के आधार पर ही यह कथन लिया गया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इस कथन को दोहराया है। भरत मुनि ने भी इस कथन को लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति के बारे में। तो उसी को डॉक्टर नगेंद्र ने अपने रचना रस सिद्धांत में, रस सिद्धांत किसका रचना है? डॉक्टर नगेंद्र का है। और उसी से यह कथन लिया गया है। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। यह सेशन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम आगे के कथनों को पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।